अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं समर अब्बास। आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। उम्मीद है कि आपको पिछले जो हमने 2 एपिसोड्स किए शेर अफजल मरवत के साथ आपको पसंद आए होंगे, जिसमें बड़ी इन्फॉर्मेटिव बहुत ही जो इनसाइड इन्फॉर्मेशन है अडियाला जेल के अंदर से खान साहब के साथ जो उनकी मुलाकात हुई वो उन्होंने शेयर की। आज की इस वीडियो में नाज़रीन आपको बताएंगे कि इमरान खान के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ी खुशखबरी आने वाली है। वो खुशखबरी क्या है, डिटेल्स आगे चल के आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ही एक खबर दूसरी ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने यह कहा है कि अगर फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल दरामद हो जाता तो सानहा 9 मई ना होता। इसके अलावा भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है जिस तरह से आजकल लताड़ रहे हैं लोगों को, ठीक ठाक उनकी क्लास ले रहे हैं। शेख रशीद की बड़ी सख्त क्लास ली, इस पर भी मैं अपनी राय का इजहार करूंगा। लेकिन उन्होंने शेख रशीद को तो रगड़ा दे दिया, बाकी बातें तो कर ली। लेकिन शेख रशीद जब अपनी गुमशुदगी के वाले से आजकल के हालात पे बात करने लगे तो उस वक्त चीफ जस्टिस साहब जो है एकदम से उनको जो है कोई और ख्याल आ गया, एकदम से उन्होंने पलट दी बड़ी होशियारी के साथ। नाज़रीन, फिर इसके अलावा साइफर केस में जो इमरान खान के खिलाफ केस जो सस्पेंड हुआ है उसमें अब सस्पेंशन जो है उसमें 20 नवंबर तक की तोसी हो गई है, यानी कि केस जो है उस पर स्टे रहेगा। और आपको मैं बताऊँगा जनाब के बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक अपील की है। वो अपील किससे की है, उन्होंने नाम तो उन्होंने आवाम को मुखातब किया, लेकिन अपील किसी और से की है। बड़ी इंटरेस्टिंग अपील है कि 70 साल के बूढ़ों को फारिग करें, नौजवानों को मौका दें। इमरान रियाज खान बड़े टाइम बाद मीडिया पर आए और आके उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। एक साफ़ी ने बड़ा नामुनासिब सवाल भी पूछा इमरान रियाज खान से, बड़ी ज़्यादती की ये बात थी, मैं उस पर बात भी करूँगा। और असदुल्ला खान ने एक इस पर उनके वाले से भी एक खबर है, वो भी आपके सामने शेयर करूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया, वीडियो पसंद है तो लाइक करें, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो है वो फैजाबाद धरना केस जो है वो सुन रहे हैं। उसमें उन्होंने एक कमीशन बना दिया, बल्कि इसमें उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा जी कि अगर फैजाबाद धरना केस जो था उसमें जो मैंने फैसला दिया था उस पर अगर अमल दरामद हो जाता, बड़ा सख्त फैसला लिखा था बाय द वे उस वक्त काजी फाइज ईसा साहब ने एजेंसीज़ के इदारों के किरदार के वाले से, बाकी चीज़ों के वाले से, मैनिपुलेशंस के वाले से, तो वो कहते अगर अमल दरामद हो जाता तो शायद आज सानहा 9 मई ना होता। अच्छा, शेख रशीद साहब इस पर जो है पटिशनर है। अच्छा, उन्होंने बाय द वे एक अच्छा काम ये किया है काजी फाइज ईसा ने कि उन्होंने रगड़ा लगाया है अपने साबिका चीफ जस्टिस जो कि उनके थे, प्रेडिसेसर्स थे, जिसमें जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस आसिफ सईद खोसा, जस्टिस जो अजमत सईद शेख थे, जो जस्टिस गुलजार थे, इन सब को उन्होंने बड़ा शदीद रगड़ा लगाया है। और रगड़ा लगाने की वजह ये थी, उन्होंने कहा कि रिव्यू पिटिशंस बीच में क्यों नहीं लगती रही इस केस की। कि रिव्यू पिटिशंस बहुत सारी दायर हुई थी इस फैसले के खिलाफ, लेकिन वो रिव्यू पिटिशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बेंच के सामने किसी भी फिक्स नहीं हुई। इसमें वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मैनिपुलेट हुई है। जाहिर है वो मैनिपुलेशन किसने की, वो जनरल फैज़ हमीद ने की थी। तो इस पर भी उन्होंने वो मामले सारे की वो तहकीकात कर रहे हैं कि भाई क्यों ऐसा हुआ था। और बाकी उन्होंने शेख रशीद साहब इसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कल धुलाई कर दी थी शेख रशीद साहब की। जब वो सामने आने लगे तो काजी फाइज ईसा साहब ने उन्हें कहा भाई मैं आपसे मुखातिब नहीं हूँ, आप अपने वकील के थ्रू बात करें। जब शेख रशीद ने बात करना चाहिए तो फिर चीफ जस्टिस ने कह दिया जी कि उनको मना कर दिया बात करने से। तब शेख रशीद ने कहा जी आजकल भी यही कुछ हो रहा है जो आप बात कर रहे हैं कि पहले ये होता था, आजकल भी वही कुछ हो रहा है। वो अपनी मिसाल देना चाहते हैं, भाई उनके साथ जो हुआ उन्हें उठा के जबरी तौर पर 40 दिन के लिए लापता रखा गया। उसके बाद वो आए और सारा कुछ हुआ, ड्रामा सारा हुआ। तो उस पर अब ये हुआ कि मुनीर फारूक साहब ने भी बाय द वे शेख रशीद साहब के ऊपर तशद्दुद के वाले से जो बात कर रही है उस पर उन्होंने एक वजाहत जारी की है। मैं उस पर भी आगे चल के बात करूँगा। लेकिन शेख साहब ने जनाब जब बात करने की कोशिश की तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये वही हैं कि जब शेख साहब लापता थे इसी फैजाबाद धरना केस के अंदर, जब उनसे पूछा गया उनके वकील से भाई कि आप क्या कहते हैं शेख रशीद साहब की रिव्यू पिटिशन लगानी है या नहीं लगानी, वो वापस ले रहे हैं या रख रहे हैं, तो उनके वकील ने कहा था शेख रशीद साहब जो हैं वो लापता है या गायब है, उनसे पूछेंगे तो आपको हम बता सकते हैं। उस वक्त तो काजी फाइज ईसा साहब का ज़मीर नहीं जागा था। उस वक्त तो काजी फाइज ईसा साहब को जो है वो रूल ऑफ तला या स्टेट के अंदर जो लॉलेसनेस है वो नज़र नहीं आई थी। उन्हें बिल्कुल भूल गई थी ये बात। उन्हें पूछना चाहिए था वकील से भाई कि कहाँ है शेख रशीद, किसने लापता किया है, किसने गायब किया, उन्हें कौन उठा के ले गया है। तो आज भी जब शेख रशीद ने बात करना चाहिए तो शायद चीफ जस्टिस साहब ने इस केस के दौरान जब उन्होंने बात करना चाहिए तो कल जब बात करना चाहिए तो चीफ जस्टिस साहब ने भांप लिया कि भाई ये तो मामला किसी और तरफ जाएगा, मेरे लिए एम्बैरसिंग सिचुएशन बन सकती है। तो उन्होंने शेख साहब को मना कर दिया भाई आपने बात नहीं करनी, अब अपने वकील के थ्रू आए। वरना माजी में शेख रशीद को मौका मिलता रहा, पनामा केस के अंदर भी उन्हें मौका मिला था कि वो आके खुद ही अपने मामला उन्होंने पेश किए थे। अच्छा, अब ये जो मामला है साइफर केस का,
उसमें 2 रुकनी बेंच जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जस्टिस गुलशन और मियाँ गुलशन औरंगज़ेब और जस्टिस समद रफत साहिब हैं। इस बेंच ने सस्पेंड की थी साइफर केस की प्रोसीडिंग आज तक के लिए, और उन्होंने फिर अब से इसे मज़ीद आगे सस्पेंड कर दिया है 20 तारीख तक। और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से कहा कि जिस तरह आपने सिंगल बेंच को मुतमईन किया था इमरान खान के जेल ट्रायल के हवाले से, आप हमें भी इस बेंच को भी मुतमईन करें। और उन्होंने कहा अगर आपने जेल ट्रायल में, यानी अगर आप ओपन ट्रायल की बात करें, जेल ट्रायल ओपन ट्रायल है, तो फिर आप आके इस्लामाबाद के G11 में जो डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स है, जो जुडिशल कम्प्लेक्स है, वहाँ के आप इमरान खान के केस की समाअत करें। तो उस पर जवाब उनके पास नहीं था ऑब्वियसली। अब ये मज़ीद आगे सस्पेंड हो गई, यानी कि स्टे जो है वो 20 नवंबर तक उसमें तोसी कर दी गई है। अच्छा, इमरान रियाज खान साहब आज मंजर आम पर आए, यानी कि उनकी एक केस के अंदर समाअत थी, पेशी थी उनकी अदालत के अंदर। एक साइबर क्राइम का गालिबन केस था जिसमें वो पेश हुए, और सहाफ़ियों ने जब उनसे सवाल किए तो वो मुस्कुराते रहे आगे से, और इन दी एंड इमरान रियाज खान ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। बड़ा अच्छा लगा इमरान रियाज के मुंह से कुछ लफ्ज़ सुन के, बड़ा अच्छा, यानी कि हमारा भाई है, दोस्त है। मैंने और इमरान रियाज ने बड़ा तवील, एक यादगार और बड़ा खौफनाक किस्म का सफ़र भी किया हुआ है सियाचिन का इकट्ठे। तो उन्होंने जनाब पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया, बड़ा अच्छा लगा उनके मुँह से नारा सुन के दोबारा से। और इस मौका पर एक सहाफ़ी ने उनसे क्वेश्चन भी किया कि आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। तो मेरे ख्याल से कुछ सहाफ़ियों को इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि अगले की हालात को भांपे बगैर इस तरह का जो है अनगाइडेड किस्म का सवाल नहीं करना चाहिए। ये बड़ा जाहिलाना किस्म का सवाल था जिसने भी किया था। तो ये अगले की तकलीफ़ जो है उसको बढ़ाने वाली बात होती है। इमरान रियाज जिस सिचुएशन से गुजरे हैं, इससे कोई भी गुजरा होता तो आज शायद वो खड़ा ही ना होता इस तरह से। तहम अच्छी बात है कि इमरान रियाज इज़ रिकवरिंग, द गुड थिंग, वेरी गुड साइन। वो रिकवर कर रहे हैं, और जिस तरह से पिछले हफ्ते में हमने आपको बताया था कि वो अगले 1 से 2 महीने के अंदर दोबारा स्क्रीन्स के ऊपर उनकी वापसी हो जाएगी। और इसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जनाब खिताब करते हुए एक जलसे से उन्होंने आज बात की। उन्होंने कहा है कि 70 साल के बूढ़ों को मौका दिया जा रहा है। वो किससे शिकवा कर रहे हैं बिलावल साहब? क्या आवाम को कह रहे हैं कि आवाम मौका दे रहे हैं? 70 साल के बूढ़ों को वो कह रहे हैं, एक बूढ़े को आप दूसरा मौका दे रहे हैं, आप चौथा मौका दे रहे हैं। 70 साल के बूढ़ों को, नौजवानों को मौका क्यों नहीं देते? तो वो ज़ाहिर है मुखातब जो है वो इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट को कर रहे थे, वो आवाम को मुखातब किसी सूरत में नहीं, उनका तखातब जो है वो पाकिस्तानी आवाम नहीं थे, बल्कि वो क्या आवाम को रहे थे, लेकिन सुना इस्टेब्लिशमेंट को रहे थे कि भाई अगर मुंतखब करना है तो मुझे आप करें, आप 70 साल के बूढ़ों को मुंतखब ना करें। और ये वही बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जिन्होंने इमरान खान के लिए वर्ड जो है सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर का किया था। लेकिन अब जो सारे उन्हें सिलेक्टेड कहा करते थे इमरान खान को पिछले 3.5 साल के उनके दौरे हुकूमत में, अब वो सारे सिलेक्शन कमेटी के सामने हाथ बांध के हर कोई बंदा अपने लिए जो है कह रहा है कि भाई फलां को सिलेक्ट ना करें, आप मुझे सिलेक्ट करें। तो बिलावल भुट्टो जरदारी से मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो इतना ज़्यादा डायरेक्टली जाके मुखातिब करेंगे उनको कि भाई आप उससे सिलेक्ट ना करें, मुझे सिलेक्ट करें। तो मुझे ज़रा बड़ा ये बयान अजीब सा लगा। बाकी जो मामला है खुशखबरी की मैंने बात की थी कि इमरान खान के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक अहम खुशखबरी आ सकती है, और वो खुशखबरी ये है कि इमरान खान के खिलाफ जो साइफर केस है उसमें इमरान खान ने एक उन्होंने दरख्वास्त ज़मानत दायर कर रखी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनकी ज़मानत की दरख्वास्त मुस्तरद हो गई थी। अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़मानत की दरख्वास्त दायर की है। बाय द वे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ यह है कि बुशरा बीबी ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उन पर अदम एतमाद का इजहार किया है, जिस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा जी किसी फैसले पे आपको है तो फैसले पे आप अदम एतमाद करें, आप मुझ पर अदम एतमाद जो है वो बड़ी अजीब बात है। फिर इस पर उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदों को भी उन्होंने इस पर नोटिस किया कि भाई वो भी आए अपना मौक़िफ़ दें इसके ऊपर। लेकिन यह है कि बुशरा बीबी ने तो बता दिया खुल कि भाई मैंने तो उनकी अदालत में नहीं बैठना है। अच्छा, फिर एक और मामला भी है, उसमें भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है मियाँ नवाज शरीफ का जो मामला है उसमें जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हैं आमिर फ़ारूक साहब और जस्टिस मियाँ गुलशन औरंगज़ेब साहब हैं। 2 रुकनी बेंच बन गया। मियाँ नवाज शरीफ की अपीलें सुनने के लिए 21 नवंबर से उनकी अपीलें सुनी जाएंगी, और इसमें 2 रुकनी बेंच बन गया है। तो बेंच की कंपोजिशन ही काफ़ी कुछ बता रही है। बाय द वे इस पर अभी फ़िलहाल कमेंट कोई करना बहुत प्रीमेच्योर होगा, लेकिन समझने वालों के लिए इशारे काफ़ी होता है बाय द वे। अच्छा, इस पर जो मैंने बात की थी बुशरा बीबी ने भी एतराज़ किया है उनके ऊपर। तो इस पर उन्होंने कहा कि मुझे आपके ऊपर एतमाद नहीं है कि आपके फैसलों से मुझे नज़र आ रहा है कि आप हमारे खिलाफ बाइस हैं। इस तरह का उन्होंने उन पर इल्ज़ाम लगाया बाइस होने का। अच्छा, जो खुशखबरी की बात थी वो ये थी जनाब के इमरान खान के हवाले से जो साइफर केस में ज़मानत का जो केस है वो उनकी दरख्वास्त ज़मानत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फ़िक्स हो गई है, और 3 रुकनी बेंच इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बन गया है।
22 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर हुई है उनकी अपील, जिसमें 3 रुकनी बेंच में जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस जाहिया अफरीदी और जस्टिस आयशा मलिक इस 3 रुकनी बेंच का हिस्सा है। और पाकिस्तान के अंदर ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, हम पिछले 1.5-2 साल से हो रहा है, इंटरेस्टिंग भी है, एट द सेम टाइम अनफॉर्चुनेट भी है कि एक बेंच जब बनता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, तो बेंच के बनते ही हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इस बेंच का फैसला मुमकिन तौर पर क्या होगा। तो मैं इस बेंच की कंपोजिशन को देखते हुए मैं आज एक अंदाज़ा तो लगा सकता हूँ, मैंने पहले भी काफ़ी अंदाजे लगाए बेंचेस को देखते हुए, वो अंदाजे हमारे तकरीबन 99% या 90% अबव हमारे प्लस जो 90% प्लस हमारे अंदाजे दुरुस्त साबित हुए बेंचेस की कंपोजिशन को देखते हुए। तो यहाँ पर भी बेंच की कंपोजिशन देखते हुए मुझे ये लग रहा है कि 2-1 से इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ज़मानत दे दी जाएगी और एक जज मुखालफत शायद करें, 2 जज ज़मानत की हिमायत में फ़ैसला देंगे और ज़मानत इमरान खान को मिल जानी है। लेकिन क्या इमरान खान इस ज़मानत के बाद जेल से बाहर आ सकेंगे, ये एक $1 मिलियन क्वेश्चन है। इसका जवाब है ना, में वो बाहर नहीं आ सकेंगे। इस हद तक रिलीफ ज़रूर मिल जाएगा कि उन्हें बेल मिल जाएगी, लेकिन नैब के केसेस के अंदर भी अगर इमरान खान को बेल मिल जाती है तो फिर वो इलेक्शन से पहले बाहर आकर अपनी इलेक्शन कैंपेन चला सकते हैं। तो इसमें अब जनाब मामला यही है कि बेल हो जानी है, लेकिन नैब के केसेस में इमरान खान की गिरफ्तारी चूँकि डाल दी गई है और इसमें 30 दिन का रिमांड भी होता है। ज़रूरत पड़ने पर, अभी तो रिमांड नहीं दिया जज साहब ने, उन्होंने 17-18 तक का टाइम दे दिया था कि आप 3 दिन के लिए तफ्तीश कर सकते हैं जाके इमरान खान से अडयाला जेल के अंदर ही, और अगर ये बेल मिल जाती है इमरान खान को तो उसके बाद फिर जो है 30 दिन का रिमांड पहले दिया जाएगा और उसके बाद फिर रेफरेंस वगैरह दायर करके मामला को आगे बढ़ाने की फिर और केसेस भी तैयार हैं। बाय द वे इमरान खान का जो मौक़िफ़ मेरे तक पहुंचा है, जो मुझे पता चला है उनकी करीबी ज़राए से, वो ये है कि इमरान खान को फ़िक्र इस बात की है कि कल जो मौक़िफ़ मेरे तक पहुंचा था, जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। आपने खुद सुना भी शेर अफजल मरवत साहब के इंटरव्यू के अंदर के इमरान खान साहब बड़े फ़िक्रमंद हैं कि ये जो फरागोगी के वाले से चीज़ें आजकल बार बार मीडिया के अंदर आ रही हैं, इसमें खान साहब को ये लगता है कि मेरे ख़िलाफ़ लगता है कि एक और केस जो है वो तैयार किया जा रहा है, मेरी गिरफ्तारी जो है उसको कंटिन्यू रखने के लिए, कि मुझे अब इसके बाद लगता है ये फरागोगी का एक केस बना के कोई एक गवाह कोई तैयार करेंगे और मुझे फिर लंबी मेरी गिरफ्तारी डाल देंगे एक और केस के अंदर। तो खान साहब को लगता है कि जो आजकल सारा बिल्डअप हो रहा है फरागोगी के वाले से, ये उनको दोबारा से शिकंजे में लाने के लिए, उनको दोबारा से एक और केस के अंदर घेरने के लिए ये सारा कुछ हो रहा है। बाकी अगली वीडियो के अंदर मैं बहुत ही अहम तरीन डिटेल्स आपके सामने लेकर आऊँगा। आपको एक बहुत बड़ी खबर देने में जा रहा हूँ अगली वीडियो के अंदर, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि कौन सी बड़ी सियासी शख्सियत तहरीक इंसाफ में आना चाह रही थी। बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है, वो आना चाह रही थी, लेकिन इमरान खान ने उसके नाम पे क्रॉस लगा दिया। और उस शख्सियत ने एक बहुत बड़ी ऑफ़र भी इमरान खान को दी थी, एक बहुत बड़ी ऑफ़र दी थी इमरान खान को, और इमरान खान के अलावा कोई भी होता है वो उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेता, लेकिन इमरान खान ने वो ऑफ़र मुस्तरद कर दिया, कहा मैं इस बंदे को नहीं लूँगा चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। वो बंदा कौन था, उसने ऑफ़र क्या दी, और बाकी भी इसके अलावा इमरान खान ने 2-3 बड़ी अहम चीज़ें जो है प्लान किए हैं आगे अपनी इंतखाबात की स्ट्रेटजी के वाले से। ये सारी डिटेल्स मैं अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। फिल वक्त सब्रबाज को दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।